सो नमस्कार बच्चों एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग रिजल्ट आने के बाद एक अलग ही अपने रैंकर से सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। कॉन्टिन्यूअसली ये टॉपर स्टॉक चल रही है और इस टॉपर स्टॉक में अब आप एक ऐसे रैंकर के साथ मूव कर रहे हैं जिससे आपको एटलीस्ट किस तरीके से तैयारी करनी है, कब से स्टार्ट करना है। और बहुत सारे बच्चे हमेशा एक परेशान होते हैं कि सर मैं ड्रॉप लूं या नहीं। 1 ईयर का ड्रॉप से कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर मेरे जॉब में कोई इशू आएगा। तो आज वो सारी चीजें सीखते हैं। आज हमारे साथ प्रेजेंट है एनआईटी वारंगल के एक स्टूडेंट। इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे सुमित सर के साथ में। वेलकम सुमित सर एंड वेलकम सौमय। थैंक यस। यू सर, थैंक यू। सो गाइज, मैंने जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एनआईटी का एक बंदा है ना जिसने अपनी एक कुछ हम ऐसे ही बोलते हैं कि कठिन तपस्या से, क्योंकि किसी का भी 1 या 2 डिजिट रैंक लाना एक सपना होता है, ड्रीम होता है। और ये ड्रीम जब पूरा होता है तब हमें उसके पीछे याद आता है कि हमारा क्या एफर्ट था, किस तरीके से हमने अपनी इस मंजिल को पाया है, कैसे स्टेप टू स्टेप हमने अपना दिन रात खून पसीना एक किया है। तो वो अपने रैंकर से आपको सीखना, एटलीस्ट कम से कम उनके स्टेप्स को फॉलो करना शायद आपको भी उस रैंक तक पहुंचा सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सौमय एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ कि आपने कहाँ से बीटेक किया, किस ईयर के आप पास आउट हो, है ना। तो वो सारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ एक इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यस सर। तो गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने एनआईटी वारंगल से बीटेक किया था 2024 में, और मैं जयपुर से हूँ। बस। सौमय, आपने 24 में कंप्लीट किया, मतलब जून में आपका कंप्लीट हो गया होगा। सो यस सर। आपने ड्रॉप लेने का क्यों सोचा? सर ड्रॉप लेने का इसलिए सोचा कि मतलब मेरे पास मतलब सॉफ्टवेयर में था पहले, मैं इंटरेस्टेड, हम्म। लेकिन उसमें जॉब नहीं मिली थी मुझे। फिर बाद में एमटेक का भी सोचा था, लेकिन फिर उससे डाइवर्ट हो जाता, मैं गेट का करना था मुझे। तो सारा ध्यान गेट की तरफ देने के लिए मैंने सोचा कि ड्रॉप सही रहेगा। मतलब बहुत उससे सारे फिर, बच्चे, हाँ, प्लीज हाँ कंटिन्यू। उससे फिर कंसंट्रेशन गेट की तरफ ही रहेगा और अच्छे से तैयारी कर पाऊंगा मैं। बहुत सारे बच्चे जैसे अगर सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो कोर में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो आपका यस कोर सर। में भी इंटरेस्ट है, आप गेट करना चाहते थे लेकिन सॉफ्टवेयर में भी जाना चाहते थे। ये दोनों चीजें कैसे? सर वो कोर का तो मतलब अच्छा लगता था, मैं क्लासेस लेता था तो ऑनलाइन कॉलेज में। अच्छा। और फिर सॉफ्टवेयर तो इसलिए किया क्योंकि मतलब दोस्त भी वही कर रहे थे मेरे, और मतलब उसमें पैसे भी ज़्यादा मिलते थे इसलिए। ओके। अच्छा, केमिकल का जो पैकेज रहेगा वो ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं 14 लाख से लेकर, पीएसयू का भी है ना, किसी का 10 है किसी का 12 है, चलो ऑन एवरेज अगर बात करें 14 से लेकर 20। हाईएस्ट पैकेज की बात करें केमिकल इंजीनियरिंग में तो मुझे लगता है वही 22 से 24 जाता है। सुमित सर, ईआईएल का और गेल का ये हाईएस्ट पैकेज रहता है। सॉरी, सीआईएल का भी, ईआईएल सीआईएल और गेल, तो इनका काफी हाई पैकेज रहता है। तो 20 से 24, लेकिन सॉफ्टवेयर तो आपको 50 लाख या फिर आपका 1 CR तक का पैकेज देता है। तो फिर कोर में कैसे कंपेयर करोगे आप अपने आप को अपने फ्रेंड से? सर कोर में तो मतलब पैसे तो एक लेवल तक ही वो इफेक्ट करते हैं, फिर बाद में तो मतलब इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो इंटरेस्ट तो मेरा केमिकल में भी था, तो उतना फर्क नहीं रहेगा। ओके। सो चलिए हम कुछ आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। 2024 जून में पास आउट होना, तो क्या आपने अपने बीटेक के फाइनल ईयर में और थर्ड ईयर में भी गेट का एग्जाम दिया था? नो सर, मैंने तो मतलब डिसाइड ही कॉलेज करने के बाद हुआ था कि गेट का देना है। जैसे ऑप्शन होता था थर्ड ईयर में भी फाइनल ईयर में, आपके सीनियर ने बताया नहीं कि गेट का एग्जाम देना चाहिए? और हाँ। हाँ सर, मेरे दोस्त ने दिए थे, लेकिन तब तो मेरा प्लान नहीं था वो केमिकल में जाने का, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया था वो आइडिया। जब आपने फाइनल ईयर पास आउट किया, मतलब आपके एनआईटी वारंगल में अप्रैल एंड में या मई में एग्जाम हो जाते हैं, है ना। हाँ मई से मे भी आपकी छुट्टी हो गई, आप मान लो घर आ गए। तो आपने कब डिसाइड किया कि अब मुझे गेट के लिए मूव करना है?
यस सर, तो मैंने मतलब जून मिड से जून एंड में डिसाइड हो गया था, कंफर्म हो गया था कि गेट के लिए प्रेप करना है और ड्रॉप करना है। ओके। तो तब से स्टार्ट किया था मैंने। सो गाइज, आप 100 में से कम एक चीज सीख सकते हो। अगर आपका डेडिकेशन और कॉन्टिन्यूटी आप मेंटेन कर लेते हो, तो ये मान के चलिए 7 to 8 मंथ में भी आप ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हो जिससे आप अपनी टॉप रैंक को अचीव कर सको। 1 डिजिट रैंक लाना सिर्फ और सिर्फ सपना नहीं, उसको 8 मंथ में, 7 मंथ में कैसे कंप्लीट करना है, आप वो स्टेप 100 में से भी सीख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब ड्रॉप लेते हैं तो उनको ये लगता है कि 1 ईयर का टाइम मुझे लेना चाहिए। जरूरी नहीं 1 ईयर का टाइम, जरूरी है सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेशन। सुमित सर, क्या कहते हो आप? सर सिंपल सी एक चीज़ है कि नॉर्मली अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हो, जैसे हमेशा एक चीज़ बोली जाती है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से लगभग लगभग अपना कैरियर के लिए अपने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप देखना चाहते हो तो उसके लिए ओरिएंटेड रहो। जैसे सौम्य ने बताया कि नॉर्मली सर मैंने फाइनल ईयर पास आउट होने के बाद जो है ना गेट की तरफ जाने का प्लान किया। पहले उसका इंटरेस्ट जो है ना वो सॉफ्टवेयर्स की तरफ था। तो ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे के इन्फ्लुएंस में फिर दूसरों से आप अट्रैक्ट होकर के भी ऐसे डिसीजंस लेते हो। लेकिन फिर कभी कभी आपको ऐसा होता है जो फील होता है कि नहीं यार एक्चुअली जिस स्ट्रीम में मैं हूँ उस स्ट्रीम के अंदर मेरा करियर ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो फिर आप उस तरफ मूव करना स्टार्ट करते हो। जैसे सौम्य ने क्या किया, देर आया दुरुस्त आया, रैंक बहुत बेहतरीन लेकर के आया, लेकिन अगर सोचो अगर यही चीज़ अगर वो थर्ड ईयर में स्टार्ट करता तो हो सकता है कि चीज़ें और बेटर हो रही होती, उसे बनी का ड्रॉप भी ना लेना पड़ता और यही रैंक जो है ना उसके लास्ट ईयर ही अचीव हो गई होती। सो इसीलिए बोला जाता है बेटा कि जब भी आप प्लान करिए किसी भी चीज़ का डिसीजन लीजिए ना सोच समझ के लीजिए। और डिसीजन आप जितना जल्दी ले सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि रीज़न ये है अर्ली अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अर्ली आप फिनिश भी करते हैं। तो समय जैसे कि आपने बताया कि जो 1 ईयर का ड्रॉप था, तो इस 1 ईयर के ड्रॉप के अंदर जनरली क्या होता है, देखो एक प्रेशर तो होता है कि यार ड्रॉप ले रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, कैसे मैनेज करूंगा मैं, रैंक आएगी कि नहीं आएगी, एक रिस्क भी होता है। तो ये जो 1 ईयर का ड्रॉप आपने लिया था, तो इस ड्रॉप को यूटिलाइज कैसे किया, प्रेशर भी जनरेट नहीं होने दिया, क्या स्ट्रेटजी तुमने रखी लगभग लगभग, किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना था, ठीक है ना। और इसके बाद में जब आपने टेस्ट सीरीज हमारी देना स्टार्ट किया तो वहां से आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। यस सर, तो स्टार्टिंग में तो मैंने थ्योरी पे ज़्यादा काम किया था, क्योंकि फिर बाद में टाइम कम रहता। तो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक्स क्लियर करने का सोचा था, तो उसमें 3-4 महीने हो गए थे। फिर बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, PYQs, और टेस्ट सीरीज भी दिया था, मतलब स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि प्रैक्टिस उसमें भी हो रही थी और रिवीजन भी हो रहा था। और फायदा तो मतलब बहुत हुआ टेस्ट सीरीज से, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखा था मैं, और अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और अच्छी हो गई थी, और कंटेंट भी अच्छा था और रेलेवेंट था। तो इस वजह से ऐसा लगा कि गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मतलब गेट का यूज इंटरफेस भी अच्छा था उसका, मतलब सेम ही था गेट की तरह। तो गेट का एग्ज़ाम दिया था तब ऐसा ही लग रहा था कि मतलब ट्रिनिटी का एग्ज़ाम दे रहे। और हाँ, अलग नहीं लग रहा था मतलब गेट का एग्ज़ाम देने के टाइम। तो ये एक प्लस पॉइंट था। जनरली जैसे देखो आप जब भी टेस्ट अगर देना स्टार्ट करते हो, जैसे हमारे प्रीगेट आप जब दे रहे होगे तो वहां पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे अरे सर बहुत टफ है बहुत टफ है। तो नॉर्मली मार्क्स आपके जो आ रहे होंगे तो मार्क्स लगभग एवरेज मार्क्स आपके पास आ रहे होंगे। पांचों टेस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं लगभग कितने आपके एवरेज मार्क्स रहे होंगे। फिर एवरेज तो मतलब 55 से 60 के बीच में कह सकते हैं। अच्छा, आपने टेस्ट लाइव नहीं दिए थे, आपने बाद में दिए थे, लेकिन फिफ्टी यस सर, फाइव सिक्सटी के बाद। बीच में अगर आप, हाँ यस सर। कुछ बोल रहे थे आप। सर बाद में दिए थे, टाइम कम हाँ रहा था इसलिए बाद में दिए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेम्प्ट करना जरूरी होता है ना। यस सर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है क्वेश्चंस तो वही रहने वाले होते हैं, आप अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 55-60 मार्क्स आपके पास में आ रहे थे। तो इन मार्क्स को देख करके एक्चुअली तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा था कि आपका प्रिपरेशन जो है वो सही जा रहा है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस की नीड है, या आपने यहाँ से अपने अंदर में कुछ इंप्रूवमेंट्स और भी किए जिससे गेट मार्क्स आपके इतने अच्छे आ सके। ये सर मार्क्स तो मतलब कम ही लग रहे थे, क्योंकि मतलब अगर गेट से कंपेयर करें तो मतलब हाईएस्ट मार्क्स तो 70+ में आते हैं। तो इससे तो मुझे मतलब मिस्टेक्स का के बारे में पता चला था कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, और किन किन टॉपिक्स में मुझे और ध्यान देने की ज़रूरत है। और टाइम मैनेजमेंट भी इससे बेहतर हुआ था मेरा। तो एक तो मिस्टेक्स के बारे में पता चला था और टाइम मैनेजमेंट से ही हुआ था, तो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ था फिर बाद में।
सो मैं टोटल कितने फुल लेंथ टेस्ट देकर गए हो आप? सर टोटल तो 20 के लगभग दिए थे। 20 फुल लेंथ टेस्ट। सो गाइज, हम लोग हमेशा आपको यही बोलते हैं कि मैक्सिमम फुल लेंथ देकर जाइए, कम से कम 20 फुल लेंथ जरूर दीजिए। वहां से आपको कम से कम 3 घंटे 180 मिनट कैसे यूटिलाइज करना है ये सीखने को मिलेगा। अच्छा, सौम्य, आपने ऑलरेडी बोला कि जैसे मैं गेट का एग्जाम दे रहा था तो लग रहा था गेट ट्रिनिटी का ही टेस्ट दे रहा हूँ। तो इंटरफेस, यहाँ तक पैलेट कलर, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका, और पूरा का पूरा जो भी कैलकुलेटर, ये सारी चीजें एकदम सेम थी गेट ट्रिनिटी के टेस्ट सीरीज की तरीके, या कुछ भी अलग था? तो बिल्कुल सेम था, सब कुछ सेम था। तो उसका मतलब मतलब एक बिल्कुल नहीं लग रहा था। एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है क्या गेट एग्जाम में कि अरे वही तो मैं कर रहा हूँ जो अभी तक कर रहा था? ये सिर्फ एक कामनेस रहती है उससे, मतलब अलग फीलिंग नहीं आती जिससे अपन परफॉर्मेंस खराब हो जाए। वो तो नॉर्मल रहता है। प्रेशर नहीं है जनरेट हुआ आपके ऊपर ऐसा? ये सिर्फ प्रेशर नहीं हुआ था। सिर्फ एक डिफरेंस होता है बेटा हमारे टेस्ट सीरीज में और गेट एग्जाम में। जो आपका साइड में कॉर्नर में पिक लगा होता है, हमारे टेस्ट सीरीज में वो कुछ ब्लर शो होता है हाँ। और वहां पर आपका पिक दिखता है, बाकी सेम टू सेम रहता है, ताकि आप उसके यस लिए सर। ऑलरेडी इतने हैबिचुअल हो जाते हो। आप देखिएगा हमारे प्री गेट टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट नंबर 6 पड़ा था जो ओपन होना था सेम डेट और टाइमिंग में जो आपका गेट एग्जाम का था। वो रीजन यही था यस कि सर। बस मैं ये शो करना चाहता था कि ये प्री गेट का ही टेस्ट होगा वहां पर, और ये हमारे प्री गेट का सबसे इजीएस्ट टेस्ट होगा। तो सौम्य, एक बार मुझे ये बताना कि आपने 5 प्री गेट दिए और हमारे बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट दिए, अगर मैं जस्ट प्री गेट से कंपेयर करूं तो प्री गेट के 5 टेस्ट और गेट एग्जाम का एक टेस्ट, एक वो जो एग्जाम था एक्चुअल रियल एग्जाम था, इन 6 में से सबसे ज्यादा आसान कौन सा लगा आपको? आसान तो गेट वाला ही लगा था। आ, हाँ, क्योंकि लेवल। हाँ, प्रीगेट ने आपको क्या सिखाया, मतलब क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नंबर क्या है, या फिर कोई सिंपल सा मैथमेटिक्स के जैसे क्वेश्चन आ गए कि चलो आप इसका डाइवर्जेंस निकाल दो, या फिर मैं बात करूं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिए गए कि एडियाबैटिक सिस्टम के लिए, या सॉरी जो भी हमारे ये जिसमें मास और हीट दोनों ट्रांसफर नहीं होता सिस्टम को क्या बोलते हैं, ये इतने इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आपको प्री गेट में शायद एक भी ना मिला हो। हाँ, नहीं मिला था ऐसे तो। आपको क्या लगता है कि मुझे भी ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए थे, या जैसे हम दे रहे थे कम से कम हम स्टूडेंट को इतना ज्यादा सिखा रहे थे अपने टेस्ट सीरीज से कि गेट एग्जाम उसको आसान लगे? हमारा जो सोचना था, हमारा जो प्रोवाइड करना था, वो सही था? क्या लगता है आपको? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही था, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो मतलब सब कर लेंगे, लेकिन हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस मतलब डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो सौम्य, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता था, आपने लाइव नहीं दिए क्योंकि जो लाइव टेस्ट देता रहा है उसके लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया था, उस ग्रुप में मैं कॉन्टिन्यूसली बच्चों को गाइड करता था कि कोई डिमोटिवेट ना हो जाए, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम मार्क्स 60 नहीं टच होता था। 2 टेस्ट में एक एक बच्चों का 60+ गया था, वो भी बस 60 या 61, नहीं 60 ऊपर किसी का हमारे टेस्ट सीरीज में गया ही नहीं। तो मतलब प्री गेट में स्पेशली, सो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता था कि हमारे यहाँ जितने मार्क्स आ रहे हैं आपके गेट एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, वो इम्प्रूव होगा ही होगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जो मार्क्स हमारे प्री गेट में आ रहे थे और आपके अब गेट एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपका कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, वो 10 से 15 नंबर ज्यादा आ रहे हैं या नहीं? इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, एवरेज से तो ज़्यादा ही आ रहे हैं मार्क्स। राइट। वो अच्छा, तो आपको याद होना है ही प्री था। गेट में हाईएस्ट मार्क्स आपका कितना था? सर हाईएस्ट तो मतलब 60 to 65 के बीच में था। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर भी लगभग लगभग उतना मार्क्स आपका टच हो गया। सो गाइज, हाँ। प्री गेट क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ ये टेस्ट सीरीज किसी स्टूडेंट के थ्रू या रैंकर्स के थ्रू डिजाइन की हुई नहीं है। ये टेस्ट सीरीज मेरी और सुमित सर की खुद की डिजाइन की हुई है। एक एक क्वेश्चन हम लोग डिसाइड करके देते हैं। सौम्य, जो प्री गेट को डिजाइन करने का मतलब पूरा एक तरीका था, उसमें आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो मिस हो गया हो 5 टेस्ट को मिला के, या कोई ऐसा गेट एग्जाम में टॉपिक आया हो जो हमने अपने फुल लेंथ में अपने टेस्ट सीरीज में या प्री गेट में कवर ना किया हो, कुछ ऐसा आपको याद आ रहा हो? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा, मतलब सारे टॉपिक कवर हो गए थे क्योंकि 5 टेस्ट थे इसलिए। सुमित सर, हमेशा से हम लोग यही फोकस करते थे कि प्री गेट के थ्रू बच्चों को इतना बेनिफिट होना चाहिए कि उसको ये लगे ही ना कि उसने कभी एग्जाम नहीं दिया। जैसे सौम्य क्या फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट था ये गेट एग्जाम का,
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने मतलब 1 या 2 डिजिट रैंक अचीव करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अंडर 20 रैंक लाना, अंडर 15 रैंक लाना, अंडर 10 रैंक लाना लोगों का एक ड्रीम होता है, काश मेरी ये रैंक आ जाए। तो सर आपको क्या लगता है और इस बार की अब प्लानिंग कैसे रहेगी? सर ऑब्वियसली जैसा कि मैं हमेशा बहुत भी पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्मली हमारे पास में क्या है कि हमें ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए एक्चुअली हमें नई चीज़ों के लिए रेडी करना होगा खुद को और अपने स्टूडेंट्स को भी। क्योंकि रीज़न ये है कि जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली पहले क्या था कि पीवाईक्यूज लगा लो तो भी काम बन जाता है। ऑब्वियसली पीवाईक्यू पर बेस हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको जिनके फंडामेंटल्स रिपीट होते हैं, फॉर्मूले रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है। जैसे हमारे पास इस बार हीट एक्सचेंजर में एरिया वाला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन था हमारे पास में, लेकिन इस बार एमओ के अंदर जो दो क्वेश्चन आए वो हिलाने वाले थे। तो नॉर्मली बस यही होता है, कुछ चीजें आपको मिलेंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको क्वेश्चंस आसान लगेंगे बिकॉज वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लेकिन कुछ चीजें जब नई आती है ना, वहीं से चीजें आपके फेवर में आना स्टार्ट होती है, वहीं से आपके रैंक इंप्रूव होना स्टार्ट होती है। तो अगर ऐसा कुछ अगर हम बच्चों को पहले से अगर प्रैक्टिस कराएंगे, उनको रेडी करेंगे, बिकॉज पीवाईक्यूज तो वो ऑलरेडी लगा के बैठे होते हैं, 2 बार 3 बार पीवाईक्यूज तो लगा ही लेते हैं। उस पर बेस अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो तो आप आराम से क्रैक कर लेंगे। लेकिन जब नया कोई क्वेश्चन ऐसा डिजाइन होता है जहां पर वास्तव में टाइम टेकिंग होता है, उन्हें सोचना पड़ता है कि करें क्या, बिकॉज है तो वो भी स्पर्सिटी वाला क्वेश्चन आया था सर, उसमें था क्या, था तो वही बेसिक फंडामेंटल। लेकिन उसके उस तरीके से सोचना कि एक्चुअली कैसे निकाला जाए, और वो भी उस क्वेश्चन को विद इन अ टाइम निकालना है, आपको 1 मिनट के अंदर निकालना है, 1 नंबर आपको अगर चाहिए तो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन तो नेगेटिव भी जा सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस के अंदर आपके फंसने के चांसेस होते हैं, गलत होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज आपके लिए बिल्कुल नया होता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम उन्हें पहले से अगर करा देंगे ना कहीं सर उनका कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट रहता है। तो इस बार की जो हम लोग की स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल यही थी कि बच्चों को ट्रेंड से हट के थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिस करानी है। क्वेश्चन अगर हमने 1 मार्क का भी दिया तो क्वेश्चन 1 मार्क का भी अपने आप में बहुत अच्छा और चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि आप उस पर सोचें थोड़ा सा, आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें। हम आपको यहाँ पर अगर टाइम आपका इन्वेस्ट करना सिखाते हैं तो यही टाइम आपका क्या होता है, गेट एग्जाम के अंदर में वो टाइम आपका सेविंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने विद इन अ टाइम के अंदर में अगर कोई नया क्वेश्चन क्रैक करने का अगर ट्राई किया है तो गेट एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन नए नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू पर बेस्ड भी होते हैं। लाइक आप ये बोल सकते हैं लगभग 60% क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू पर बेस्ड होते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे लिए क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो थोड़ा सा गेट एग्जाम का सर प्रेशर जो होता है ना, तो वो क्योंकि रीजन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है अगर 8 फोर्जा अगर लिखना है ना तो 8 फोर्जा के चक्कर में से कई बार बच्चा होता है 32 की जगह क्या करता है 42 लिख जाता है। तो ये प्रेशर होता है 3 घंटे का, तो 3 घंटे के अंदर में तुमसे मिस्टेक्स होनी ही होनी है। तो वो मिस्टेक्स तुमसे तब कम होंगी जब तुम्हारे पास टाइम होगा। अगर आपके पास टाइम है तो अपने कैलकुलेशंस आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, अपने जो भी आपने मार्क फॉर रिव्यू किया होता है कई बार क्वेश्चंस आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये टाइम सेविंग करना गेट एग्जाम के अंदर तब आपके पास आएगा जब आप पहले से उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो। तो यही सर इस बार की भी स्ट्रेटजी रहने वाली है 26 के अंदर में। इस बार चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा प्लान करेंगे बिकॉज एप्टीट्यूड का लेवल हर साल थोड़ा सा इंप्रूव होता चला जा रहा है। तो एप्टीट्यूड का लेवल भी इस बार अच्छे से प्रैक्टिस कराना है, स्टार्टिंग से ही अपने पास टॉपिक वाइज से ही ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं, सब्जेक्ट वाइज के अंदर ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे। और रह जाती बात सर जब हम लोग बात करते हैं प्री गेट की, तो प्री गेट का लेवल सर तो हर बार इम्प्रूव होता है, जैसे गेट का लेवल हर बार इम्प्रूव हो रहा है, उसको भी इम्प्रूव करेंगे। सो मैं आपके 180 मिनट जो गेट एग्जाम थे उसकी एक स्ट्रेटजी बताना, ताकि मैं चाहता हूँ जूनियर्स भी आपसे सीखें किस तरीके से वो 3 घंटे को यूटिलाइज करना है। आपने एक एक क्वेश्चन पे फोकस किया, आपने पहले एफटी पे फोकस किया या 1 मार्क्स पे या 2 मार्क्स पे, आपको बाद में टाइम सेविंग हुआ जिससे कि आप जो क्वेश्चन मार्क किए थे या जो क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट में छोड़ दिए उसको बाद में अटेम्प्ट किए। तो मतलब क्या स्ट्रेटजी थी, आपने कैसे उसको कवर किया? सर मेरी स्ट्रेटेजी तो यही थी कि जो ऑर्डर में गेट में आता है जो ऑर्डर उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करना। तो मैंने एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया था और बाकी ऑर्डर वाइज अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को। और मैंने मतलब बाद में टाइम कम बचा था क्योंकि मैंने पहले ही चेक कर लिया था, मतलब हर क्वेश्चन को मैं चेक कर रहा था बार बार। तो हम्म। एक बार चेक किया था सोल्व करने के बाद, और ऐसे ही किया था। मतलब सबकी अलग अलग हो सकती है। तो आपका जो ये 180 मिनट का टाइम था उसमें आपने एफटी से स्टार्ट किया, एफटी में कितना टाइम दिया? क्योंकि अगर लास्ट काफी ईयर से मैं बात करूं एप्टीट्यूड के लेवल की, तो इस ईयर का एप्टीट्यूड का लेवल काफी अच्छा था। जिस सर एप्टीट्यूड में मैंने 15 मिनट ही दे पाया था। 15 मिनट दिए थे, मुझे लगा था कि बाद में कर लूंगा लेकिन फिर बाद में नहीं कर पाया था। तो कितने मार्क्स आपके एप्टीट्यूड में आ रहे हैं? सर एप्टीट्यूड में 8 ही आए। ओके। मतलब एक नेगेटिव मार्किंग हुई। अच्छा अच्छा। सो गाइज एक ये चीज भी आप फोकस कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि आप एप्टीट्यूड को 40 मिनट देख के वहां से 15 नंबर लो।
क्योंकि गलत होने के भी चांसेस होते हैं, एप्टीट्यूड में सारे एमसीक्यू ही होते हैं। गलत हुआ तो सीधे आपका -0.33 या 0.67 हो जाता है। तो इसलिए जो आता है आप उसको कवर करो। टाइम यहाँ पर 100 ने बचाया, 15 मिनट में ही जितना भी हो पाया उतना किया, सोचा बाद में देंगे और आगे मूव कर गए। तो फिर इसके बाद फिर आपने 1 1 मार्क्स के सारे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसे मैंने मतलब जैसे ऑर्डर था वैसे किए थे, 1 या 2, मतलब ऐसे देख के नहीं किए थे। ओके। तो ये आपकी मतलब जो पेपर आया है ये बेटा अलग अलग था, है ना। 1 मार्क्स और मतलब एफटी तो एक साथ कंबाइंड होता है, और बाकी 1 और 2 मार्क्स के अलग अलग थे। तो उसमें जब आप 1 1 मार्क्स के कॉन्टिन्यूसली लाइन से कर रहे होगे, तो तब आपको क्या लगा, मतलब पहले 20 25 क्वेश्चन करने तक कि पेपर आसान है, आपको क्या फील आ रहा था तब? हाँ, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लग रहा था कि पेपर बहुत ही आसान है। हाँ। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया वैसे ही लेवल भी बढ़ता गया। लास्ट में ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे थे, स्टार्टिंग में तो आसान ही थे। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब गेट का लेवल अच्छा था इस बार का, मॉडरेट था? हालांकि आपने पहले नहीं दिया, लेकिन पीवाईक्यू तो आपने सॉल्व किए ही होंगे, तो आपको उससे क्या आइडिया लग रहा है कि लेवल मॉडरेट था या टफ था, या टॉप मॉडरेट टू टफ था या इजी था? सर टफ तो नहीं था, क्योंकि मतलब आसान क्वेश्चन भी थे इसमें, और मतलब अनकन्वेंशनल क्वेश्चन भी थे, तो मैं मॉडरेट कह सकता हूँ इसको। सो गाइज, मॉडरेट थोड़ा ज़्यादा। मॉडरेट मॉडरेट टू टफ, कुछ क्वेश्चन थे ऐसे भी जो मॉडरेट टू टफ लेवल में थे। मोस्टली मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, बट ओवरऑल पेपर को अगर हम कंसीडर करें तो मॉडरेट लेवल और या मॉडरेट टू टफ लेवल में वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। सो गेट का पेपर भी ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि जैसा कि इस बार भी 80 प्लस मार्क्स नहीं पहुंचा किसी का, ये एक चैलेंजिंग होता है ना। कभी कभी कुछ ऐसे विरले स्टूडेंट होते हैं, जैसे हमारा एक स्टूडेंट था रोहित भगत तलवार, जो 90 प्लस मार्क्स लेकर आया, 92 पॉइंट समथिंग मार्क्स से। एक ऐसा और हुआ था 2017 में, जब आईटी रुड़की ने पेपर कराया था। तो जैसे इस बार आप 1 मार्क्स के इजी क्वेश्चन देखे, उस बार पूरा पेपर ही ऐसा इजी था। 1 मार्क्स भी, एप्टीट्यूड भी, 2 मार्क्स भी, इसलिए तब 94 पॉइंट समथिंग हाईएस्ट गया था। और हमारे केमिकल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में कभी 90 प्लस जब गया है तो 2 ही बार गया है, 17 और 22 में। इसके अलावा कभी नहीं गया। सो चलिए, आई होप कि ये सारा जर्नी कंटिन्यू चलता रहेगा। आप अपने टॉपर से ऐसे ही सीखते रहेंगे। एट द एंड समय, अगर आपको अपने जूनियर्स को कुछ गाइड करना चाहे, कब से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए, जो आपने कुछ गलतियां की हो, जो आपको लगता हो कि शायद मैंने लेट कर दिया, या मुझे ये पहले स्टार्ट करना चाहिए, या टेस्ट सीरीज और देनी चाहिए, या प्री गेट लाइव देना चाहिए, कुछ भी जो आपको ऐसा लगता हो कि मुझे अपने प्रिपरेशन में ये चेंजेस और करने चाहिए थे, तो वो अपने जूनियर्स को एक बार गाइड करो। जैसे स्टार्ट तो जितना पहले करें उतना सही रहता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिल जाता है और मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का भी मौका ज़्यादा मिल जाता है। और जैसे टेस्ट सीरीज भी थोड़ा जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी फायदा ही रहेगा। टाइम मैनेजमेंट और मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। और अ, और तो गेट जैसे लाइव देना भी फायदेमंद रहता है, क्योंकि मतलब वो टाइम जो रहता है, मतलब अगर लाइव नहीं देते हैं तो अपने हिसाब से दे सकते हैं कभी भी, हम्म। और प्रेशर भी ऐसा नहीं रहेगा। तो लाइव देने से तो मतलब गेट की फीलिंग ज़्यादा आती है। राइट। लाइव देना सही रहता है, और मतलब ये अच्छा, मिस्टेक थी मेरी। आपने पीवाईक्यू कितनी बार कंप्लीट किए हैं 100 में? PYQ तो 2 3 बार किए थे। सो गाइज, 2 3 बार कम से कम पीवाईक्यू तो करना ही करना चाहिए। 4 बार हो जाए तो और अच्छा, क्योंकि 60% पेपर पीवाईक्यू के ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। 40% थोड़ा सा न्यू आने लगा है, तो उसके लिए आपको प्री गेट देना है। पीवाईक्यू प्री गेट अच्छे से कर लीजिए, तो आपकी बेहतरीन रैंक आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, 12 के 12 सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, आपको उसमें नॉलेज होगा, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होगा, और टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन करने के लिए टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। सो गाइज, 23 मार्च को आपका गेट ट्रिनिटी की तरफ से रैंकर्स मीट फेलिसिटेशन सेरेमनी है, जहां पर सारे रैंकर्स को हम लोगों ने इनवाइट किया है ना। तो उसी दिन रैंकर्स के थ्रू, क्योंकि ये रैंक जो है टेस्ट सीरीज का अहम रोल होता है किसी की भी रैंक में, तो ये टेस्ट सीरीज हम 23 मार्च को ही लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारा प्लानिंग कुछ ऐसा है कि जब पहले हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के साथ में,
तो जो भी सब्जेक्ट अभी प्रोसेस कैलकुलेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, इनके कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट चलेंगे। तो जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तब आप टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट करते जाइए। 80 to 90 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं। तो सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़िए तो आप अपना पीवाईक्यू करिए, पीवाईक्यू के बाद ये टॉपिक वाइज हमारे टेस्ट दीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आगे आने वाले टाइम में जब आप फुल लेंथ या मिक्स सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट करोगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप गेट एग्जाम से पहले इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप गेट एग्जाम को बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए सुमित सर, एट द एंड, है ना, आप कुछ सजेशन देना चाहें या आप सौम्य से कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर मीटिंग को फिनिश करेंगे। आई थिंक सर मैक्सिमम चीज़ें तो हम लोगों ने रिकॉल कर ली है, ठीक है ना। और सौम्य ने अपना जो भी वैल्यूएबल जो गाइडेंस था वो भी अपने जूनियर्स के लिए उसने बता दिया कि एक्चुअली क्या आपको करना चाहिए। और लास्ट में यही ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि आप अगर प्लान कर रहे हैं कभी भी अपने करियर के लिए, तो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सके उतना आपके लिए बेटर है। प्रॉपर प्रैक्टिस, रिवीजन, पीवाईक्यूज टेस्ट का टाइम आपको मिल जाता है। एंड साथ में आपके पास में एटलीस्ट एक रिस्क नहीं होता है कि अगर मैं ड्रॉप लूंगा उसके बाद आप तैयारी करेंगे, बिकॉज वो प्रेशर सभी लोग हैंडल कर पाएं ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप कहीं भी प्राइवेट फॉर्म में जॉब करें, उसके बाद आपको ये रियलाइज हो कि नहीं यार मैं 12 घंटे की इस रोटेटिंग शिफ्ट में खुद को खपाना नहीं चाहता हूँ, तो आप टाइमली जो है ना अपना डिसीजन लेकर के और प्रॉपर तरीके से अपना पीयूसी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज गेट प्रिपरेशन से आपका चाहे वो गेट एग्जाम के थ्रू पीयूसी हो या फिर नॉन गेट पीयूसी हो, सभी के रास्ते ओपन हो जाते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा समय के लिए कि ऑल द बेस्ट। एंड फर्स्ट लास्ट में यह भी है कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सच अ ग्रेट रैंक। ऐसे ही थैंक आप यू। आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। और होपफुली जैसे यहाँ पर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव की है, ऐसा लाइफ में जहाँ भी आप ट्राई करें वहाँ भी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी सक्सेस मिलती रहे। थैंक यू सर। समय बस अभी नेक्स्ट वीक में आपका सीआईएल का भी एग्जाम है, उसकी भी प्रिपरेशन करते रहिए। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की गई है तो टेस्ट सीरीज देकर जाओ। सर। बहुत कुछ टाइम मैनेजमेंट और लेवल तरीके, सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो बस ऐसे आगे बढ़ते रहिए। आई होप कि आप जो भी इंटरव्यू दें उसमें आपका सिलेक्शन हो, जो भी आप एग्जाम दो, थैंक यू क्योंकि सर। गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटी जरूर कम हुई है, लेकिन गेट का 1 ईयर प्रिपरेशन करने के बाद आपको अदर एग्जाम के लिए बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस ऐसे आगे मूव करते रहिए और सफलता के झंडे गाड़ते रहिए। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए, हम लोगों के नाम में बस ऐसे चार चांद लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। थैंक यू सर। ट्राई करो रैंकर्स मीट में पहुंचने का, मिलते हैं। और कुछ और भी वहां पर बहुत सारी चीजें प्लान की हैं, तो वहां पर आपको गाइड करते हैं, प्रॉपर आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू बेटा। 23rd का जो सेशन रहेगा, जो हमारा फेलिसिटेशन रहेगा, उसका वीडियो प्रॉपर आप लोगों को मिलेगा। टेस्ट सीरीज का 1 डे ऑफर रहेगा, अर्ली बर्ड ऑफर, है ना। तो जैसे ही वीडियो आएगा उसके बाद 24 आवर्स के लिए ऑफर रहेगा, तो उसमें परचेज करिएगा। और गेट के सेम इंटरफेस के साथ, इंडियाज की बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ आप लोग मूव करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।